करते थे गुजरात में। उसके बाद ये परंपरा अभी जो है ये इस पर थोड़ा साइंटिफिक वर्क हरिद्र दवे जी ने किया, और उसके बाद तो कभी काफी सारे जो है ये दंत विद्या के चिकित्सक हैं। राजकोट में एक परमार जी करके हैं, वो ये करते हैं। अहमदाबाद में भी दो एक लोग हैं जो ये विधि से संतोत्पाटन वगैरह जो है ये करते हैं। तो पंडित शल्य कौन में आए थे तो उन्होंने दांत उत्पादन करके दिखलाया था, हमने ऑनलाइन किया था। और जो इंजेक्शन वाली बात तो मजा आ गया कि साहब नाम पूछा, इंजेक्शन लगा दिया, या कल रात क्या खाया था, जब तक उसका ध्यान उधर गया उतने में इंजेक्शन लग गया। वो भी बहुत शॉर्ट टर्म जो ड्यूरेशन का होता था। जी, आप प्रेजेंटेशन दीजिए जी। शायद प्रोफेसर पवन शर्मा जी चालू कर रहे हैं। अनलॉकिंग द माइंड, द पावर ऑफ नमस्कार। पोटेंशियल। जी नमस्कार। 2017 की पायदान पर इस इम्पोर्टेंट विषय पर कुछ एक अपने पक्ष रखने जा रहा हूं। अनलॉकिंग द माइंड, द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ मेडिकल हिप्नोसिस, इस विषय पर अपने कुछ विचार यहाँ पर प्रस्तुत है। पेशेंट को कब ये जरूरत पड़ सकती है, किन किन लोगों को ये विधि से अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। सर एक ही सेकंड, मैं अभी थोड़ा प्रियम्बल करना, किस किस कंडीशन में ये करवानी चाहिए उस पर थोड़ा जो है ये पहली ब्रीफ हम बात कर लेते हैं। पेशेंट को जब पेन की प्रॉब्लम हो और पेन कन्वेंशनल तरीके से राहत ना मिलती हो, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हो, साइकोसेक्सुअल या फिर साइको सोशल या फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज की भी डर लगना, कैंसर का डर लगना, और इन सभी और इसके अलावा जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर्स है, यहाँ पर पेशेंट्स के माइंड को अच्छी तरह से टटोलने की जरूरत होती है। उनमें छिपे हुए राज को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ती है। ये एक आइसबर्ग की तरह फिनोमिना है, जो जहाँ पर आइसबर्ग का जो बड़ा हिस्सा पानी के अंदर रहता है, मन में छुपी हुई इन बातों को किस प्रकार से हमें बाहर लेकर के आना है, और उसको एक चिकित्सा नैदानिक पक्ष में, और उसको किस प्रकार से हम चिकित्सा के एक शस्त्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इस पर कुछ एक विचार यहाँ पर प्रस्तुत है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा एक सूक्ष्म परिचय। अब बात करते हैं व्हाट इज मेडिकल हिप्नोसिस। मेडिकल हिप्नोसिस इज अ पावरफुल टूल दैट हार्नेस द माइंड्स पोटेंशियल टू प्रमोट हीलिंग एंड वेलबींग। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है जब पेशेंट को प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल और उसको एग्जिबिट हो रही है सोमेटिक फॉर्म में। नींद ना आना ये कॉमन प्रॉब्लम है। मन विचार में चला गया है और नींद नहीं आ रही है। प्लानिंग करनी है कि कई कल प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से हम प्रेजेंट करेंगे उसकी प्लानिंग है। बच्चे की एग्जाम है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, और उसको कोई विषय जो है इसका स्ट्रेस बना हुआ है कि ये इतना आता है, इतना मैंने नहीं किया है। उसको अपनी कैपेसिटी मालूम है। उसको चाहिए कि भाई मुझे किसी भी प्रकार से ए ग्रेड में मार्क्स मिले, 90 प्लस मुझे मार्क्स मिले, और कैपेसिटी उतनी नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है, ये बच्चों में भी। अब इसके बाद लाइफ के अलग अलग स्टेज के हिसाब से इसमें प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल या फिर सोमेटिक प्रॉब्लम के रूप में होती है। तब ये एक मेथड बनती है कि हम इस प्रकार से जो बीज है, रोग के बीज है, उसको हम किस प्रकार से हम निकालेंगे। दिस presentation explores history, technique, and application in modern medicine, emphasizing how hypnosis can unlock the mind and capability for better health outcome. यहाँ पर मैं सेविल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन की एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। ड्यूरिंग कंसल्टेशन हिस्ट्री टेकिंग के साथ साथ काउंसलिंग भी जरूरी होती है, ऐसा सेविल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन अपने मेंटल हेल्थ के चैप्टर में लिखता है। अब हम बात करें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के, जैसे कि हेडेक की कंडीशन में, माइग्रेनस हेडेक के केसेस में
उन्होंने लिखा है, सर एक ही सेकंड, उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से मेंटल हेल्थ, इमोशनल कॉजेज ये एंड अप करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब हम बात करते हैं थोड़ी मॉडर्न पार्ट ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ रिलेटेड विद दी हिप्नोसिस। सर ने पहले प्रेजेंटेशन में इस पर काफी सारी जो है वो चर्चा की थी, पर आज जो हम एक विधि या फिर एक सिस्टमेटिक अप्रोच देखते हैं वो क्या है, इस पर थोड़ी एक ब्रीफ हाईलाइट हम लेते हैं। 18वीं सेंचुरी के बाद फ्रेंड्स मैस्मर ने ये एक साइंटिफिक और एप्लीकेबल फॉर्म में इसको जो है ये डिजाइन किया था। इस थियरी लेड groundwork for modern hypnosis, evolving into respected therapeutic technique used for various medical fields. Next slide please sir. अब मेडिकल हिप्नोसिस करता क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेन से। बेसिकली यहाँ पर दिल से बात करनी है, दिल से दिल तक पहुंचना है। पर ये जो भी काम है वो दिमाग के होते हैं, पर बात हमें दिल से करनी है। ये दिल और दिमाग के बीच की ये हमेशा संघर्ष बना रहता है, और ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का एक जो ट्रिप्लॉइड बनता है उसको हमें एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर करते क्या है, ड्यूरिंग द हिप्नोसिस प्रोसेस a trained professional guides the individual into state of a focused attention and heightened suggestibility. This process allows patient to access their subconscious mind, facilitating change in perception, behavior and emotion. तो पहला पक्ष ये रहता है कि जब भी हमें कोई उसका कोज, रोग का कोज निकालना है या फिर स्ट्रेस का कोज निकालना है, तो जब सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई जो बातें उनको पहले हमें देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, वो क्या विचार है, क्या बनाव बना है कि जिससे ये परिणाम उत्पन्न हुए, तो उसको जो है ये एक्सप्लोर करना। और जब हम उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं तो हम उनको सजेशंस दे सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकते हैं, तो पहला जो है, अगर हम बच्चों में देखें तो 10 और 12 के बच्चों में इसका जो है ये काफी अच्छा एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। जामनगर में गुलाब कौरबा आयुर्वेद विद्यालय के संस्कृत विभाग में कुछ एक साल मैंने काम किया, और उस समय एक प्रोजेक्ट हम करते थे। उसमें जो स्कूल गोइंग, एग्जाम गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उसको सरस्वती साधना ये करवाते थे। उसमें एक प्रकार से 3 दिन का 1-1 घंटे का ये वर्कशॉप रहता था। जो बच्चे होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, वो एक कलश में पानी लेकर के आते थे और गुड़ुची प्रदान रख करके उनको पानी में रख करके और थोड़ा अभिमंत्रित ओम मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके और थोड़ा काउंसलिंग करके उनको जो है हम किस प्रकार से वो फोकस को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से रिटेंशन को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से रीडिंग एबिलिटीज को बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाता था। और जो उसका आउटकम रहता था वो पॉजिटिव। जितने बच्चों ने इस कोर्स को, इस टेक्निक को एडॉप्ट किया था, उनमें 10th और 12th के उसके एग्जाम्स में काफी अच्छे जो है वो मार्क्स से वो पास हुए थे। तो दैट वर दी सम ऑब्जर्वेशन। आज तो मैं उस डिपार्टमेंट से करीब करीब 15 साल से एसोसिएटेड नहीं हूँ, तो मेरे पास उनके आंकड़े नहीं है, पर गुलाब कौरबा आयुर्वेद महाविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट में ये आज भी जो है वो आंकड़े अवेलेबल। अब दूसरा कहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। ये तो बात हुई हम लोगों ने कि भाई किस प्रकार से उसका पॉजिटिव उपयोग करेंगे। अब हमें बात करनी है कि भाई रोग में किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। आज जॉइंट पेन के काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, ऑस्टियो आर्थराइटिस के। यूजुअली ऑस्टियो आर्थराइटिस आज की लाइफस्टाइल के कारण 35 से 40 साल की उम्र में होना शुरू हो जाता है। जो एवरेज लाइफ स्पान जो है इंडियंस का ये 69 इयर्स का है, और यूजुअली जो है उस समय तक व्यक्ति जीवित रहता है, 70-75 साल तक भी व्यक्ति जीवित रहता है। तो ये रोग का शुरू होना, और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक पेन है। पहले तो 1-2 साल पेन रिलीवर लेता है रोगी,
पर उसके बाद जब पेन रिलीवर से भी पेशेंट को दर्द में राहत नहीं मिलती और इतना लंबा अंतराल दर्द के साथ गुजारना एक दिक्कत वाला मामला हो जाता है, तो कितनी भी पेन रिलीवर दे दी जाए उनको पेन में रिलीफ नहीं मिलती। तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन के साथ साथ हिप्नोसिस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। ये माइल्जिक पेन में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे मस्कुलर न्यूरल्जिया या फिर ऑटो इम्यून मायोसाइटिस कहते हैं। ऐसी कंडीशन में इनमें भी पेन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये डिफ्यूज कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है। यहाँ पर अभी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस एंजाइटी। तो ये मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल एंजाइटी को, वरी को, फोबिया को ये ट्रीट करने के लिए ये काम करेगा। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें, जैसे इंसोम्निया एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, नींद ना आना, ये ठीक नहीं हो रहा है, इस पर मेडिसिन हम देते हैं। मेडिसिन हैबिट फॉर्मिंग होती है और उसके साथ साथ हैबिट फॉर्मिंग के साथ साथ ये यूजुअली देखा गया है कि एक लिमिट तक ही मेडिसिन काम करती है, उसके बाद मेडिसिन काम नहीं करती। तो ये इन कंडीशन में केवल मेडिसिन देना ये उपयोगी नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं उसको रूट कोज हमको देखना पड़ेगा। जो स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम के रूप में हुआ है या फिर एंजाइटी न्यूरोसिस के रूप में हुआ है, न्यूरोटिक मैकेनिज्म के कारण हुआ है, उसको हमें ये समझ करके इसके अनुरूप हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए पेशेंट के मन को हमें समझना पड़ेगा। हम आयुर्वेद चिकित्सा में करने से पहले एक चीज हमेशा करते हैं, रोगी वैद्य को दीपक लेके शरीर के अंदर जाना है। फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ज्ञान रूपी दीपक से शरीर, सत्व, आत्मा और मन, इन शरीर, सत्व, आत्मा और इंद्रिय, इन चारों की परीक्षा करके ही वैद्य चिकित्सा कर सकता है। तो आयुर्वेद में हिप्नोसिस किसी भी रोग में हम करते थे, इंटीग्रेटेड पार्ट था, क्योंकि डिटेल हिस्ट्री टीचिंग में हम इस बात को लेते थे, सबको की परीक्षा में इसको लेते थे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ द हिप्नोसिस था। पर आज जिस प्रकार से उसका नोमेनक्लेचर किया गया, आज जिस प्रकार से उसकी एसओपी, उस प्रकार से इसकी एसओपी नहीं थी। हर एक व्यक्ति में ये हिस्ट्री लेने की और उसको एनालिसिस करने की विधि थोड़ी अलग अलग थी। आज हमें उसको फिर से जो है ये रिवाइव करने की यहाँ पर जरूरत है। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हिप्नोसिस से कहाँ कहाँ पर बेनिफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग दिस सर, नेक्स्ट प्लीज। क्रॉनिक पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्मोकिंग बंद करना, अल्कोहल्स और एडिक्टिव बिहेवियर्स को बंद करना, स्ट्रेस रिलीफ को करना। तो इसको मैं समराइज करता हूं। द बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल हिप्नोसिस इंक्लूड एनहांस रिलैक्सेशन, improved coping mechanism, reduce reliance on medication. Patient often report increased satisfaction with their treatment, leading to better adherence to medical advice and improved health outcome. ये काफी अच्छा ये लाभ ये मिलता है कि पेशेंट को जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उससे उसको ज्यादा लाभ मिलता है। नेक्स्ट वन सर। Medical hypnosis offers a unique approach to healthcare by unlocking mind potential. As more practitioners embrace its benefit, we can expect to see greater integration of hypnosis in therapeutic setting, enhancing patient care and outcomes. आज जो हमारी मेडिकल प्रैक्टिस है, खास करके मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में पेशेंट और डॉक्टर के पास इतना समय ही नहीं होता है। पेशेंट आता है, उनका प्रॉब्लम को देखा, उनको दवाई लिखी और पेशेंट को हमने डिस्चार्ज हमने भेज दिया। इंडोर पेशेंट है तो उसमें भी जो है ये 15 पेशेंट 20 पेशेंट है, उनको देख रहे हैं, हर एक को जो है वो ब्रीफ करके हम चले जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये कहीं ना कहीं अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है, उनके साथ थोड़ा संवाद करने की जरूरत है और इस संवाद में के परिणाम स्वरूप जो हमें उनमें से होने के कारण हम अगर निकाल सकते हैं और इन कारणों को अगर हम छुड़वा सकते हैं किसी भी तरह से, मेडिसिन से या फिर कोई काउंसलिंग एक्टिविटी से,
तो ये ट्रीटमेंट के भाग रूप में जो है के भाग रूप में ये हमें मदद रूप करते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ द हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट। लास्ट की हम बात करते हैं सर, नेक्स्ट वन। चिकित्सा के में विभिन्न उपाय शामिल है, जैसे कि योग, ध्यान, शरीर मन संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ये आयुर्वेद का अभिप्राय है। सर ने काफी एक क्लियर कट नरेशन दिया था कि हिप्नोसिस और योग एक नहीं है, हिप्नोसिस और ध्यान एक नहीं है। डेफिनेटली ये है, हिप्नोसिस जो है ये सेल्फ प्रोसेस नहीं है, सेल्फ सजेस्टिव प्रोसेस नहीं है, ये ऑटो सजेस्टिव प्रोसेस नहीं है, ये डायरेक्टेड प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस रहेगा। पर जो लोग ट्रांस में खुद जाकर के अपने विचारों को काबू कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें तो केवल उनके लाभ चाहिए। कोई आपको सजेशन भी ट्रांस में ले जाता है या ऑटो सजेशन से आप ट्रांस में जाते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर मैंने इन्हीं 4 वाक्यों से मैंने इसको समराइज करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी चीज को थोड़ा जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो मानसिक स्वास्थ्य, सत्व के विकास में सहायक होती है। यह व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतुलन प्रदान करता है। नियमित ध्यान चिंता और तनाव में कमी लाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये ऑटो सजेशन के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है, ये ऑटो हिप्नोसिस के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। इस विषय पर मुझे अपने अभिप्राय व्यक्त करने दिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हिप्नोसिस की मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट नहीं दी है, क्योंकि उसमें समय भी ज्यादा लगता है